इंट्रोडक्शन टू थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोकेमिस्ट्री। याद रखिए स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री हीट के साथ रिलेटेड है और थर्मोकेमिस्ट्री में एनर्जी को हम हीट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि एनर्जी हमारे पास मैटर की हर एक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में लेंगे। चलिए यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और इस सिस्टम के बाहर जितना भी स्पेस प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, या कोई दूसरा फ्लास्क हो या अगर कोई चैम्बर हो, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। याद रखिए सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अब अगर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकल रहा है, मतलब कि ये सिस्टम से सराउंडिंग की टूवर्ड हीट दे रहा है। कुछ रिएक्शन इस तरह होते हैं कि वो सिस्टम से हीट को बाहर निकाल लेते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सोथर्मिक। और कुछ रिएक्शंस इस तरह होते हैं जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है। उन सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको हीट देनी पड़ती है, मतलब ये कि सराउंडिंग से हीट अंदर दाखिल हो जाती है इनटू द सिस्टम, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही होती है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रही होती है फ्रॉम द सिस्टम, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट अंदर जाती है। ये देखिए हीट इंटर होती है इनटू द सिस्टम। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को, दैट इज स्टेट फंक्शन। चलिए बात करते हैं एंथैल्पी की। बेसिकली हीट कंटेंट को हम एंथैल्पी कहते हैं किसी सिस्टम की हीट कंटेंट को एंथैल्पी कहा जाता है। ये देखिए हीट कंटेंट, इस हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल H से, कैपिटल H से शो करते हैं एंथैल्पी को। जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी उसमें हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ था उसको हमने नेगेटिव साइन से शो किया था और ये गैस एक्सपेंड हो चुकी थी और हमने गैस मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन ऑब्जर्व किया था। हमारे पास एक एक्सटर्नल प्रेशर था, उसके अगेंस्ट ये गैस एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द गैस, या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ये गैस मॉलिक्यूल्स वर्क करती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो एंथैल्पी होती है किसी भी सिस्टम की, ये उस सिस्टम का हीट कंटेंट होता है। अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही हो और साथ ही हमें वर्क डन भी सिस्टम में नज़र आ रहा हो, तो इन दोनों को हम एक और टर्म की इक्वल मानते हैं, दैट इज कैपिटल H विच इज़ एंथैल्पी। तो हम समराइज कर सकते हैं कि एंथैल्पी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। अगर हम वर्क डन को PV की फॉर्म में लिख दें, मोस्टली हम प्रेशर वॉल्यूम की वर्क डन की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम लिखते हैं PV। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू E प्लस PV। ये हमारे पास आ जाती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एंथैल्पी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी रिएक्शन का H फाइंड कर रहे हैं, बल्कि हम कहेंगे कि हम डेल H फाइंड करेंगे, मतलब कि ओवरऑल एंथैल्पी की चेंज को हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल H जो होता है इसको हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। इसको फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए चेंज के लिए हम ओवरऑल डेल H को अप्लाई करते हैं।
इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H के साथ हम डेल का साइन यूज़ करेंगे, विच बिकम्स इक्वल टू डेल ई। ठीक है। PV चूँकि हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। देखिए, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम का चेंज हम कंसिडर करें, V को रिप्लेस करते हैं विद डेल V। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अब अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो अब हमें डेल P लेना पड़ेगा। इसी तरह हम डेल दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। अब जब हम बात कर रहे थी ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर की, और हम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज़ 1 atm। तो अब अगर हम इधर लिखेंगे तो डेल P हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल P हमने 0 कंसिडर किया। तो अब फुल इक्वेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल H इज़ इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इंथैल्पी की इक्वेशन जब हमारे पास प्रेशर का चेंज ना आया हो। इसी तरह अगर हम बहुत सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज नहीं आता, तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं कि डेल V इज़ इक्वल टू 0। तो उस केस में हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल H इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल H इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल E के। तो यहाँ पर हमने दोनों को बराबर कर दिया। ये देखिए, डेल H इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल E। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, उस केस में हमने बात की थी कि डेल E इज़ इक्वल टू Q प्लस W। यानी हमने बात की थी कि डेल E इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट प्लस वर्क डन, जिस तरह से हमने यहाँ देखा था। तो इसी तरह अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है, और जब हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये W इक्वल होता है माइनस P डेल V के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा Q माइनस P डेल V, और ये हमारे पास क्या है, डेल E की वैल्यू। अब अगर हम इस डेल E की वैल्यू को पुट करें, कौन से एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास न्यू एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल H, यानी एंथैल्पी का चेंज इज़ इक्वल टू Q माइनस P डेल V प्लस P डेल्टा V। तो देखिए, हमारे पास ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, यानी ये P डेल V पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो डेल H हमारे पास इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा था और हमने ये कहा था कि अगर प्रेशर का चेंज ना हो, चेंज इन प्रेशर इज़ इक्वल टू 0 लिया था। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल H इज़ इक्वल टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि एंथैल्पी हमारे पास क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी कॉम्बिनेशन है इंटरनल एनर्जी की और वर्क का। फिर हमने ये भी कहा कि डेल H इज़ अ स्टेट फंक्शन, और हमने ये भी कहा है कि H को हम एज सच फाइंड नहीं कर सकते, हम डेल H को डिटरमिन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। हमारे पास अगर कोई कंपाउंड बन रहा होता है तो इस फॉर्मेशन के दौरान जो हीट चेंजेस आती है, तो इस केस में हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, और इस एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल डेल H, और साथ में हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं बिकॉज इस फॉर्मेशन के केस में हम स्टैंडर्ड कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो
मतलब कि ये बात रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। अगर हम इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में प्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 298 केल्विन। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इक्वल होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के, विच इज़ 298 केल्विन। चूँकि हम STP की बात कर रहे हैं, दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है 1 atm के। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल H के साथ हमने ये नॉट का सिंबल यूज़ किया है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के दौरान हम स्टैंडर्ड फिज़िकल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो इस केस में डेल H के साथ नॉट का सिंबल यूज़ होगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल H नॉट के साथ F यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल H नॉट F। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम एक मेटल है विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और इस मैग्नीशियम के साथ हम ऐड कर रहे हैं हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम का 1 मोल लिया था और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का हाफ मोल लिया गया है। और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन की रिज़ल्ट में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। मतलब ये कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसकी एंथैल्पी होती है डेल H नॉट F। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, इसलिए हीट की अमाउंट इवॉल्व होती है, एंड डेल H नॉट F इज़ इक्वल टू, और हम कह सकते हैं कि डेल H नॉट F इज़ इक्वल टू -692 किलोजूल पर मोल। तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब एक कंपाउंड बन रहा होता है। तो मोस्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की कौन सा फिनोमेना है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कभी कभी इवॉल्व होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय माइनस साइन, और किसी केस में हमारे पास ये अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व होगी और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्लस साइन। जिस तरह हम 2 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये उसी के साथ रिलेटेड है। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि या रिलीज होगी या ऑब्जर्व होगी जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है अपने ही पार्टिकुलर एलिमेंट से। चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखिए। कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है लाइक कोल फॉर्म, वो रिएक्ट करता है विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इधर लिख लेते हैं गैसियस फॉर्म, क्योंकि ये कार्बन से बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने एलिमेंट से बना है जो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल H नॉट F की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगी -393.7 किलोजूल। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी या हीट रिलीज होगी। ये देखिए हमारे पास होगा किलोजूल पर मोल। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होती है जिसमें हीट ऑब्जर्वेशन होती है, और फिर इस हीट ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। लाइक अगर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें फ्रॉम देयर पार्टिकुलर एलिमेंट्स, लाइक अगर हाइड्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में हो, आयोडीन प्रेजेंट हो, तो उस केस में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ये देखिए, इस रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड होती है और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इधर लिख लेते हैं गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो डेल H नॉट F की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। मतलब ये कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हो रही है,
और हम कह सकते हैं कि डेल एच नॉट एफ इज़ इक्वल टू 26.5 किलोजूल पर मोल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो हम यूज़ करेंगे डेल एच नॉट, और डेल एच नॉट के साथ हम लिख लेंगे स्मॉल सी, मतलब कि सबस्क्रिप्ट में हमने सी लिखा है। अब होता क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ हीट होती है। हम इस तरह लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ हीट है जो इवॉल्व होगी, मतलब कि रिलीज होगी, निकलेगी दिस अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का 1 मोल कम्प्लीटली कंबस्ट हो रहा हो, मतलब ये कि सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, तो हम बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, तो अगर यह हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए एथेनॉल ले लेते हैं। देखिए इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसकी स्टेट हम मेंशन करते हैं दैट इज़ लिक्विड स्टेट। इसका हमने 1 मोल लिया है और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल 3O2 एंड गैसियस फेज। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में होगा और इसके साथ बन जाएंगे 3 मोल्स ऑफ वाटर, ये देखिए 3H2O। और अगर इसकी स्टेट हम मेंशन करें तो ये देखिए ये लिक्विड स्टेट में होगा। इसके लिए जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आ जाएगी, ये देखिए हम इधर लिख लेते हैं डेल एच नॉट सी फॉर कंबस्शन। सो हम कह सकते हैं कि डेल एच नॉट सी इज इक्वल टू -1368 किलोजूल पर मोल। डेल एच नॉट फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कंबस्ट करते हैं, लाइक कम्प्लीटली बर्न आउट कर लेते हैं उनको, और जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर बात करते चले, लाइक H2 की अगर हम बात करें जो कि गैसियस स्टेट में होगा, तो डेल एच नॉट सी की वैल्यू होगी डेल एच नॉट सी इज इक्वल टू -285.8 किलोजूल पर मोल। देखिए किलोजूल पर मोल। इसी तरह अगर हम मीथेन गैस ले लें, ये देखिए CH4। मीथेन गैस एग्जिस्ट करता है गैसियस फेज में, और जब ये कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाता है तो इसके लिए डेल एच नॉट सी मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब डेल एच नॉट सी इज इक्वल टू -890.4 किलोजूल पर मोल। तो देखिए जब हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कम्प्लीटली कंज्यूम या यूटिलाइज हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है, तो हमारे पास तो इस हीट चेंज को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है जो इवॉल्व होती है जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसी भी एसिड से, लाइक HCl, H2SO4 या और जितने भी एसिड्स है, जब इन एसिड्स के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये रिएक्ट करें विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम अ बेस। इधर लिख लेते हैं, देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कोई भी बेस हो सकती है, लेकिन अगर हम एग्जांपल ले NaOH की,
और इससे 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए और वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर जाए, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है या निकलती है जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, तो इस टाइप की इंथैल्पी को या अमाउंट ऑफ हीट को, सो सच टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? डेल एच नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस है, और साथ में हम स्मॉल एन लिखेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड को या 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस को रिएक्ट करवाते हैं विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आती है? इधर लिख लेते हैं कि डेल एच नॉट एन इज इक्वल टू -57.4 किलोजॉल पर मोल। सो ये है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच नॉट एन से। चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता हो, एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl, और इस HCl को हमने रिएक्ट करवाया विद NaOH, और ये NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, एज द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा एक सॉल्ट। ये देखिए सोडियम आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्लोराइड आ जाएगा HCl से। ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास NaCl बना देते हैं, और साथ में 1 मोल ऑफ वाटर बनता है। और यही बात हमने की थी कि जब 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का टर्म यूज़ हुआ है बिकॉज ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एंथैल्पी चेंजेस के साथ एक लॉ रिलेटेड है जिसको हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहा जाता है। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक लॉ है जिसको डॉक्टर जर्मेन हेस की नाम की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग ओवरऑल हीट का चेंज कांस्टेंट रहता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई केमिकल है, लाइक अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास केमिकल ए है, इनिशियल स्टेट में वो एक ही फॉर्म में है और इसको फाइनल फॉर्म में या स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास इनिशियल और ये इसकी फाइनल स्टेट है। अब हम कहते हैं कि ए ने अगर बी में कन्वर्ट होना है तो टोटल एंथैल्पी चेंज हमारे पास डेल एच होती है। अब एक और पॉसिबिलिटी भी है कि ए पहले हमारे पास कन्वर्ट हो N2C, फिर C कन्वर्ट होता है N2D, और D लास्ट में फाइनल फॉर्म यानी B में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये कि ये एक डिफरेंट रूट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन की दोनों रूट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हमारे पास सेम है। इनिशियल से हमने स्टार्ट किया और फाइनल पे पहुंच गए, तो ओवरऑल हीट का चेंज हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट किस तरह से रहेगा? डेल एच को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट है, यानी ओवरऑल हीट का चेंज वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम कोई भी रूट फॉलो करें। हम इस तरीके से आए या हम सेकेंड रूट से प्रोडक्ट में जाए, तो डेल्टा एच की हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी। तो इस तरह हम समराइज कर सकते हैं कि डेल एच जो है वो समेशन है डेल H1 का प्लस डेल H2 और डेल्टा H3 का। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और केमिकल्स हो जिसको हमने इनिशियल से फाइनल फॉर्म में लेकर जाना हो और हमारे पास एक नई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी हो फ्रॉम रिएक्टेंट्स, और
उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल हीट का जो चेंज है वो तमाम एंथैल्पीज की सम की इक्वल होते हैं, यानी कि ओवरऑल एंथैल्पी का चेंज कांस्टेंट रहेगा। हम कोई भी रूट अगर फॉलो करें तो कोई भी पाथ फॉलो करें, ओवरऑल चेंज एक दूसरे की इक्वल होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास कार्बन है, वो कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीजन O2, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए एक और स्टेप हो सकती है, लाइक कि अगर ये कार्बन पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे दैट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बना के दे, और फिर ये अगेन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये हमें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमारे पास एक और रूट आ गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दोनों रूट से पॉसिबल है, इससे भी पॉसिबल है और दूसरे रूट से भी। तो इसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा H, और दूसरा रूट जो कि मल्टी स्टेप होता है उसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा H1 और यहाँ पर डेल्टा H2। चलिए बात कर लेते हैं कि हम हेसेस लॉ को आखिर क्यों यूज़ कर रहे हैं। असल में बात ये होती है, जो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर या सिंपल कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं, तो कैलोरीमेट्री से हम डिफरेंट कंपाउंड्स की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्लास कैलोरीमीटर हो या जो भी कैलोरीमीटर हो, उससे हम एंथैल्पी चेंज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एंथैल्पी चेंज को ना हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से ना ग्लास कैलोरीमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हम ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम यूँ तो नहीं कर सकते कि हम कार्बन लें और उसके साथ क्लोरीन को मिक्स करें और इसको ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर रखा और ये बन गया, लेकिन इस तरह से हमारे पास फॉर्म नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है। इसी तरह अगर हम B2O3 की बात करें तो वो भी प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब कि ये भी पार्टिकुलरली डायरेक्टली नहीं बनता। असल में B2O3 जो है वो बोरान ऑक्साइड है, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस तरीके से इनकी एंथैल्पी चेंज फाइंड नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसकी भी हम डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज फाइंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड की जिनकी डायरेक्टली एंथैल्पी चेंज कैलोरीमेट्री से फाइंड नहीं हो सकती। तो अब इन कंपाउंड्स की या इन जैसे कंपाउंड्स की एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हम हेसेस लॉ का यूज़ करते हैं। किस तरह से, इधर देखिए, अगर हम कार्बन को रिएक्ट करवाए विद ऑक्सीजन, लाइक अगर ग्रेफाइट की ऑक्सीडेशन करें तो इसकी रिजल्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह इनकी डेल H की वैल्यू होती है -393.7 किलोजूल पर मोल, और ये आ गया इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल हो और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो इसकी रिजल्ट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इनकी एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल H2 से, क्योंकि ये रूट का सेकंड स्टेप है, और इसकी वैल्यू है -283 किलोजूल पर मोल। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एंथैल्पी चेंज आप लोगों के पास नहीं है, असल में कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह बनता है, कार्बन रिएक्ट करता है विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इसकी एंथैल्पी अननोन है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम हेसेस लॉ का यूज़ करेंगे, और इसको फाइंड करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उसी तरह शो कर सकते हैं कि डेल H जो कि ओवरऑल एंथैल्पी का चेंज है वो इक्विवेलेंट है समेशन ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की,
जिसमें डेल्टा H1 अननोन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा H2। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो इसमें से जब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस, देखिए माइनस 110.7 कैलोजूल पर मोल। तो हेसेस लॉ का यूज़ करके हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल H की वैल्यू फाइंड आउट की। ये है डेल्टा H1 जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फाइंड आउट की।